सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में हमने 11वीं लोकसभा तक चर्चा की थी। प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और किस प्रकार से सरकारों का गठन हुआ, किस प्रकार से प्रधानमंत्री बदले और उन सरकारों के और लोकसभा के काल में कौन-कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, इस क्रम को हमने देखा था। आज इसी क्रम में हम 12वीं लोकसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले 12वीं लोकसभा अवधि क्या रही। 19 मार्च 1998 से लेकर 26 अप्रैल 1999 यानी कि लगभग 13 माह तक 12वीं लोकसभा कार्यशील रही। यहां यह भी ध्यान में रखें कि यह अंतिम लोकसभा थी जो समय पूर्व विघटित हुई थी। इसके बाद में किसी भी लोकसभा का भारत में समय से पूर्व विघटन नहीं हुआ है। समय से पूर्व विघटन का आशय है 5 साल पूरे करने से पहले। फरवरी और मार्च 1998 में चुनाव हुए थे 543 सीटों पर। अब यहां से यह भी देखें कि अन्य सभी दल जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, वो हाशिए पे चले गए, वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं आ रहे थे। अब दो दलों का प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा भारत की राजनीति में, भाजपा और कांग्रेस। तो फरवरी और मार्च 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए जब मतदान हुआ तो भाजपा को 182 और कांग्रेस को 141 स्थान मिले। इसके साथ साथ यहां से यह भी देखें कि हमने देखा था कि जैसे ही राजीव गांधी की सरकार जो है वो जाती है, राजीव गांधी की हत्या होती है, उसके बाद से भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय हो जाता है। और विशेष रूप से 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में राजीव गांधी को बहुमत मिला। उसके बाद में अच्छे से बहुमत किसी भी दल को, किसी भी सरकार को नहीं मिल पाया। यहां से गठबंधन की राजनीति भी हमें देखने को मिल रही है। जैसे यहां पे देखें 543 में लगभग 272 सीटों की आवश्यकता थी बहुमत प्राप्त करने के लिए लेकिन किसी भी दल को यहाँ पे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए चुनाव पहले हो गए थे, उसके बाद में एक गठबंधन अस्तित्व में आता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम आज भी इस रूप में जानते हैं। और इवन 2026 में इसी की सरकार है अभी वर्तमान में, एनडीए की। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन पश्चात गठबंधन बनाइए, अर्थात 12वीं लोकसभा के चुनाव हो चुके थे, उसके बाद में इस गठबंधन का निर्माण हुआ। यह जरूर ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न बनता है कि किस समय यही एनडीए अगली जब सरकार बनेगी 13वीं लोकसभा, तब यह निर्वाचन पूर्व का गठबंधन होगा। निर्वाचन पश्चात और पूर्व के गठबंधन क्या होते हैं? यदि चुनाव के बाद में कई दल इकट्ठे होकर सरकार बनाने के लिए समझौता करते हैं निर्वाचन के बाद, तब हम उन्हें बोलते हैं निर्वाचन बाद के गठबंधन। यदि गठबंधन पहले बन जाता है, चुनाव बाद में होते हैं, पहले से यह डिसाइड हो जाता है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तब वो निर्वाचन पूर्व गठबंधन कहलाता है। तो एनडीए 12वीं लोकसभा में निर्वाचन के बाद गठित हुआ था, तो यह निर्वाचन पश्चात का गठबंधन बना, जिसमें भाजपा, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और अन्य बहुत से क्षेत्रीय दल भी शामिल थे। इनके द्वारा इस गठबंधन का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री क्रम के हिसाब से 16वें प्रधानमंत्री बनते हैं, व्यक्ति के हिसाब से श्री अटल बिहारी वाजपेयी। हमने ये भी देखा था कि 11वीं लोकसभा में भी अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। तो प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार इन्होंने शपथ ली। कार्यकाल रहा 19 मार्च 1998 से अप्रैल 1999, सिर्फ 13 माह है। ये भाजपा दल से थे और एनडीए गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री बने थे। हटने का कारण क्या रहा? 13 माह के बाद विश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, हार गए थे, ये सरकार हार गई और इसकी वजह से इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। क्या घटनाएं हुई 12वीं लोकसभा और अटल जी के प्रधानमंत्रित्व के काल में? इस सरकार के समय, इस लोकसभा के समय प्रमुख घटनाएं कौन सी हुई? सबसे पहले परमाणु परीक्षण, और इसे नाम दिया गया था पोखरण 2, क्योंकि इससे पहले भी हम परमाणु परीक्षण कर चुके थे और यह था मई 1999 में। क्या प्रभाव रहे इसके बाद भारत ने आधिकारिक रूप से अपनी परमाणु नीति घोषित की। परमाणु नीति क्या होती है? परमाणु नीति का मतलब होता है कि परमाणु पॉलिसी हमारी क्या है,
हम परमाणु का उपयोग कैसे करेंगे, हमारे उद्देश्य क्या है, हमने परमाणु हथियार क्यों बनाया है, बाकी विश्व को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारी विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, यह सब शामिल रहता है परमाणु नीति में। तो भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से घोषित किया। इससे पहले हमने आधिकारिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद में हमने स्पष्ट रूप से यह घोषित किया कि परमाणु नीति का या परमाणु का हमारी विदेश नीति में संबंधों में कहां स्थान होगा, क्या बिंदु थे इसके महत्वपूर्ण, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार इस पे क्वेश्चन भी बनता है। हमने कौन सी नीति अपनाई परमाणु नीति में, नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग नहीं, अर्थात हमने परमाणु बम बना लिया है, परीक्षण कर लिया है, किंतु हम किसी भी देश के विरुद्ध और विशेष तौर पर जो परमाणु संपन्न देश नहीं है उनके खिलाफ कभी भी पहले अपनी ओर से परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक हमारी संप्रभुता, हमारी सुरक्षा खतरे में नहीं हो। तो एक तो ये याद रखना है हम कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं, नो फर्स्ट यूज की। दूसरा, न्यूनतम विश्वसनीय निवारक क्षमता। इसका मतलब है कि हम परमाणु बम इसलिए नहीं बना रहे कि हम इसे बनाते जाएंगे और बनाते जाएंगे और इस हथियारों की होड़ में शामिल हो जाएंगे, नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हम न्यूनतम विश्वसनीय निवारक क्षमता हासिल कर लें। अर्थात हमारा परमाणु बम बनाने का उद्देश्य है अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता की रक्षा, केवल यही हमारा उद्देश्य है। जितनी आवश्यकता है उतना हमने परमाणु के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, हम हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होंगे, निवारक क्षमता हमने हासिल कर ली है, अर्थात हम पर कोई हमला करेगा तो हम अपना बचाव कर सकें, इतनी हमने क्षमता हासिल कर ली है। परीक्षण के बाद अमेरिका सहित कई देशों द्वारा भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन धीरे धीरे भारत ने इन सभी प्रतिबंधों का सामना भी किया और हमने एक विश्वास भी जमाया दुनिया में कि हमने परमाणु जरूर बना लिया है, लेकिन फिर भी हम किसके पक्ष में हैं, शांति के पक्ष में है। ये हमने धीरे धीरे विश्वास भी बनाया, यही हमारी विदेश नीति का और परमाणु नीति का भाग है। इसके अलावा इसी सरकार के समय संसद में रखा गया 84वां संविधान संशोधन विधेयक। हमने देखा था 11वीं लोकसभा में भी यह विधेयक रखा गया था एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार के द्वारा 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। उस समय यह पारित नहीं हो पाया, फिर से अटल जी की सरकार ने 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 1998 में इसे रखा। विषय वही था, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए, यानी कि 33% आरक्षण देने के लिए। यह बात जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी साल, पिछले साल इसे संसद से पारित किया गया है, अभी लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसे जरूर ध्यान में रखना है। ये प्रयास शुरू कहां से हो गए थे, एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार में शुरू हो गए, फलीभूत नहीं हुए, फिर अटल जी ने भी प्रयास किए। क्या रहा इसका परिणाम, 1999 में 12वीं लोकसभा भंग हो गई और इस कारण से यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया, लैप्स हो गया। हम जानते हैं कि यदि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित हो, पारित नहीं हो पाए, ऐसी स्थिति में लोकसभा अगर विघटित हो जाए तो वो विधेयक लंबित हो जाता है, अनुच्छेद 107 कहता है। तो इस प्रकार से यह फिर से लंबित नहीं, निष्प्रभावी हो जाता है, लैप्स हो जाता है। इसके बाद इस लोकसभा में एक स्थिति बनी है, विश्वास मत और उसकी स्थिति। ध्यान रखिएगा 12वीं लोकसभा में अटल जी के द्वारा 2 विश्वास मत रखे गए थे, 1 मार्च 1998 में और 1 अप्रैल 1999 में। पहला विश्वास मत क्या था और क्यों था? मार्च 1998 में सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति के निर्देशानुसार विश्वास मत प्रस्तुत किया गया, जिसमें विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित होता है इसका मतलब सरकार बनी रहेगी, सरकार बनी रहेगी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाए तो मतलब सरकार हटेगी। तो विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार के पक्ष में 274 वोट मिले, जबकि बहुमत के लिए आवश्यकता थी 272 की। ये क्यों रखा विश्वास मत? ये इसलिए रखा क्योंकि बीजेपी के पास में उस समय बहुमत तो था नहीं। जब कोई गठबंधन बहुमत से सरकार बनाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है कि हम सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करते हैं, हम सरकार गठित करेंगे और उसके बाद में हम लोकसभा में अपना विश्वास मत हासिल करेंगे, तब उन्हें रखना पड़ता है। तो राष्ट्रपति उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आप सरकार गठित करिए, और जैसे ही लोकसभा बैठती है तो उन्हें विश्वास मत प्रस्तुत करना पड़ता है, विश्वास हासिल करना पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75 कहता है कि कोई भी सरकार तभी बनी रहेगी जब उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। कोई भी मंत्रिपरिषद या सरकार तभी रहेगी
जब लोकसभा में विश्वास हो तो यह विश्वास इनके द्वारा प्राप्त किया गया। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है फिर इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो पहला विश्वास मत इन्होंने पारित करवा लिया, उनके पक्ष में रहा, इसके वजह से इन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन अप्रैल 1999 में क्या कारण था विश्वास मत रखने का? जयललिता की पार्टी थी AIADMK। हमने देखा था कि इससे पहले HD देवगौड़ा के समय DMK पार्टी थी, उसने अपना मत वापस ले लिया था। अब आई AIDMK, जयललिता की पार्टी थी, इनके द्वारा सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया और इस कारण से राष्ट्रपति थे KR नारायणन। उन्होंने सरकार से कहा कि संसद में आप अपना बहुमत साबित करिए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने समर्थन वापस लिया तब ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद को या सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, और ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार को फिर से प्रूव करना पड़ेगा कि हम में लोकसभा का विश्वास है, और यह प्रूव करने का एक ही तरीका है, सरकार विश्वास मत लेकर आए। तो अप्रैल 1999 में सरकार के द्वारा फिर से विश्वास मत रखा गया। जब विश्वास मत रखा जाता है तो संसद में इस पे बहस होती है और उसके बाद में होता है मतदान। प्रस्ताव के या सरकार के पक्ष में, प्रस्ताव या सरकार दोनों एक ही बात है क्योंकि प्रस्ताव सरकार ही लाई थी, तो प्रस्ताव के पक्ष में वोट हो या सरकार के पक्ष में वोट हो एक ही बात है कि पक्ष में 269 मत व विरोध में 270 मत पड़े। यानी कि अटल जी के पक्ष में आए 270 वोट, और इस विश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में, अर्थात जो लोग कह रहे हैं कि हम इस सरकार में, लोकसभा के जो सदस्य कह रहे हैं कि हम इस सरकार में विश्वास नहीं रखते, उनकी संख्या थी 270 और विश्वास रखने वालों की संख्या थी 269। अर्थात सरकार हार गई और ये सदस्य जीत गए। परिणाम, विश्वास मत पर मतदान में सरकार एक मत से हार गई व अटल बिहारी वाजपेयी जी को त्यागपत्र देना पड़ा। ओडिशा के मुख्यमंत्री बन चुके गिरिधर गमांग द्वारा वोट में भाग लेने का मुद्दा, यह भारतीय राजनीति की इंटरेस्टिंग घटना थी, जरूर सभी को जानना चाहिए। गिरिधर गमांग जो है वो लोकसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन फरवरी 1999 में इन्हें ओडिशा का प्रधानमंत्री बना दिया गया। ओडिशा का मुख्यमंत्री, ओडिशा के ये CM बन गए। अब ध्यान दें, यदि लोकसभा का या संसद का कोई भी सदस्य किसी भी विधानसभा, ओडिशा का CM यानी कि उसे क्या होना जरूरी है, विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे ये सीट रिक्त करनी पड़ेगी, दोनों में से एक ही पद पे रह सकता है। लेकिन जब गिरधर गमांग को ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया गया तब वे वहां के विधानसभा के सदस्य नहीं थे। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है कब तक, 6 माह तक, किसके बिना, विधानसभा की सदस्यता के बिना। अर्थात फरवरी 1999 में जब गिरधर गमांग को ओडिशा का CM बनाया गया तब वे ओडिशा विधानसभा के सदस्य नहीं थे, इनके पास में 6 माह का समय था सदस्यता लेने का। तो वो सदस्य किसके थे, लोकसभा के या संसद के सदस्य थे उस समय तक। अब यह मुद्दा उठा जब इस विश्वास मत पे मतदान हो रहा था, तो लोकसभा अध्यक्ष से पूछा गया कि आप निर्णय दें कि गिरधर गमांग जो कि ओडिशा के CM है वर्तमान में, लेकिन अभी भी संसद के सदस्य हैं, क्योंकि सदस्यता से उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं बने तो दोनों तरफ तो सदस्यता हुई नहीं, एक जगह सदस्य है वो बने रहे और साथ में ओडिशा के CM भी थे। अब ये वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते इस विश्वास प्रस्ताव में, और आपको पता होगा विश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं, सदस्य तो वो है लेकिन ओडिशा के CM भी है। उस समय के जो लोकसभा अध्यक्ष थे उन्होंने यह मत दिया कि विधिक तौर पे और संसदीय नियमों के तहत गमांग जो है वोट डाल सकते हैं, बाकी हम उनके नैतिक निर्णय पर छोड़ते हैं कि वो खुद डिसाइड करे कि वो वोट देंगे या नहीं देंगे। गिरधर गमांग ने वोट दिया, और आप सोच के देखिए ये गिरधर गमांग अगर ये एक मत नहीं देते, ये मत, क्योंकि ये कांग्रेस के थे, ये कांग्रेस के थे, अगर ये मत नहीं देते अटल जी के विरुद्ध तो ये स्थिति कौन सी बनती, अटल जी के पक्ष में 269 और विपक्ष में 269। और आप सभी को पता होगा जब ऐसी स्थिति बन जाए तो निर्णय किसके पास चला जाता है, लोकसभा
अध्यक्ष के पास, अर्थात ऐसी स्थिति में संभावना थी कि सरकार बची रह जाती। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बना था उस समय कि नैतिक आधार पर गिरधर गमांग को वोट नहीं दिया जाना चाहिए था। हालांकि बाद में इसमें कोई रूल तो नहीं आया, लेकिन यह स्वीकार किया गया संसद में कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य का मंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे बन जाता है और संसद का सदस्य हो उस समय, तो उसे वोट में भाग नहीं लिया जाना चाहिए उसके द्वारा। तो यह मुद्दा भी रहा था। खैर, अटल जी एक मत से यहाँ पे विश्वास मत हार गए और उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। विश्वास मत के कारण त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं, ये भी हम देख लें। विश्वास मत के कारण जिन अभी तक प्रधानमंत्रियों ने त्याग पत्र दिया है वो 5 है, लेकिन 5 को हम 2 कैटेगरी में रखेंगे, 3-1 और 2-1। 3 कौन से? जो विश्वास मत में हार गए, अर्थात बहस भी हुई और उसके बाद में वोटिंग भी हुई और वोटिंग में ये जीत नहीं पाए। ऐसी स्थिति में एक ध्यान में रखिएगा, विश्वास मत की वोटिंग में बहुमत नहीं प्राप्त करना होता। वहां पे ये होता है कि अगर 400 जने वोट डाल रहे हैं तो आपको 400 में से 201 और 199 ये चाहिए बस। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं, वोट डालने वालों का बहुमत मिलना चाहिए आपको। तो विश्वास मत में हार के कारण 3 प्रधानमंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा। पहले थे वीपी सिंह 1990 में 9वीं लोकसभा में विश्वास मत में हार गए। एचडी देवेगौड़ा दूसरे थे 1997 में 11वीं लोकसभा में, और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में 12वीं लोकसभा में। 9वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो विश्वास मत में वोटिंग में हार गए और उस वजह से त्यागपत्र दिया। वहीं 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने मतदान से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, उन्हें लग रहा था कि बहुमत हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह 1979 में 6वीं लोकसभा के समय, और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, यहां पे हम कर लेंगे 11वीं लोकसभा। पिछली बार ही हमने पढ़ा था 11वीं लोकसभा के समय। तो ध्यान देंगे अटल जी दोनों तरफ है, एक बार वो हारने के कारण विश्वास मत में भी त्यागपत्र दिया और एक बार उन्होंने मतदान से पहले भी त्यागपत्र दिया। कई बार क्वेश्चन बनता है तो ये पूछ लिया जाता है, 3 विकल्प यहां से उठाते हैं और एक चौधरी चरण सिंह का, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो विश्वास मत के हार के कारण त्यागपत्र नहीं दिया था जिन्होंने? तो ये 3 नाम आएंगे। चौधरी चरण सिंह का नहीं आएगा क्योंकि विश्वास मत के कारण त्यागपत्र था लेकिन हार के कारण नहीं था। इसके अलावा क्या रहा, 26 अप्रैल 1999 को 12वीं लोकसभा भंग कर दी गई और उसके बाद में कार्यवाहक सरकार रही। यहां ध्यान में रखिएगा, लोकसभा जब भंग हो जाती है तो उसके बाद भी सरकार बनी रहती है जिसके दिन प्रतिदिन के कार्य जो है वो चलते रहे जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, और ये केयर टेकर पीएम बने रहते हैं। तो इस समय केयर टेकर पीएम के रूप में काम कर रहे थे अटल जी। त्यागपत्र उन्होंने वैसे दे दिया था लेकिन केयर टेकर के रूप में काम कर रहे थे जब तक नए निर्वाचन नहीं हो जाते। और इसी कार्यवाहक सरकार के समय देश ने सामना किया कारगिल युद्ध का, मई से जुलाई 1999 तक। धन्यवाद। अगली क्लास में हम देखेंगे 13वीं लोकसभा।